Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Beta ji, I am now starting with the poem A Roadside Stand. Roadside Stand is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह का पोएट है? जैसे जॉन कीट्स हम कहते हैं एक रोमांटिक और रिलीजियस पोएट है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह का पोएट है? ही इज अ नेचर लवर. ही इज अ पोएट हु लव्स नेचर. ही इज ऑलवेज राइटिंग ऑन नेचर. कौन सी पोएम थी जो आपको पहले आई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? He is stopping by the woods on a snowy evening and 2 roads वाली है. नाम क्या था ये 2 roads वाली पोएम का? The Road Not Taken. Yes. 9th में आई थी आपको The Road Not Taken. Yes. It completely skipped my mind. क्या चीज? Dust and yes, Fire and Ice, Dust and Snow भी आपको 10th स्टैंडर्ड में आई थी. Yes. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपने कई पोएम्स की हैं. 12th में अब आपको पोएम है अ रोड साइड स्टैंड. रोड साइड स्टैंड्स आपको जनरली कहाँ ज़्यादातर मिलते हैं? आई मीन शहरों में तो मार्केट एरियाज होते हैं, बट अगर हम रोड साइड स्टैंड की बात करते हैं तो इंडिया में रहते हुए कौन सी जगहों पे बड़ा मज़ा आता है रोड साइड स्टैंड पे जाने का? माउंटेनस रीजन्स पे. यस, वहाँ पे हमारे को छोटे छोटे वो स्टैंड्स मिलते हैं. yes. जहाँ पे वो पहाड़ी आलू, पहाड़ी सब्जियाँ और पहाड़ी फ्रूट्स वगैरह बेचे जाते हैं. यस और नो? और हम अक्सर उनके पास रुक के चीज़ें खरीदते हैं. बट क्या ये ट्रेंड अमेरिका में है? नो. क्यों? आलू तो उनके हैं. नो बेटा, आलू नहीं बेचते, बट वो दूसरी चीज़ें ज़रूर बेच सकते हैं. पॉइंट इज़ वहाँ पे लोग जो हैं, वो जो सिटी लोग हैं, वो बड़ी बड़ी शॉप से चीज़ें बाय करना चाहते हैं. वो प्रॉपर एरिया से बाय करना चाहते हैं. छोटी मोटी रोड साइड स्टैंड से बाय करना नहीं चाहते. एक प्रॉपर शॉप में और एक रोड साइड स्टैंड में क्या फ़र्क होता है? शॉप थोड़ी बड़ी होती है. इट्स वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड, प्रॉपर कलर, प्रिस्टाइन कंडीशन. प्रिस्टाइन मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में शॉप होती है. उनकी जो वारंटी गारंटी भी देते हैं. बट अगर हम रोड साइड स्टैंड की बात करें तो क्या रोड साइड स्टैंड प्रॉपरली, प्लीज पे अटेंशन, रोड साइड स्टैंड प्रॉपरली पेंटेड होता है? क्या वो प्रिस्टाइन कंडीशन में है, बहुत अच्छे कंडीशन में है कि टूटा फूटा होता है ना? कोई टूटा हुआ बेंच लगा दिया, कोई शेल्फ लगा दिया, उस पर सामान रख दिया, बास्केट्स में फ्रूट्स रख दिया. तो रोड साइड स्टैंड इज इन अ डाइलापिडेटेड कंडीशन. डाइलापिडेटेड, DILAPIDATED, डाइलापिडेटेड कंडीशन. डाइलापिडेटेड कंडीशन का मतलब है टूटा फूटा, बहुत अच्छी हालत में नहीं है. टूटे फूटे सामान से वो रोड साइड स्टैंड बनाया गया है. अब पोएम की शुरुआत में लाइन्स हैं. द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड विद द ट्रैफिक स्पेड. आपको लाइन ज़रूर मुश्किल लग रही होगी, बट इन 2 लाइन्स का मतलब बहुत सिंपल है कि एक घर के आगे एक नया शेड बनाया गया था. ये एज ऑफ द रोड पे बनाया गया था, जहाँ पे वो ऐसी रोड थी जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत आना जाना था और तेज़ी से जाता था ट्रैफिक. वहाँ पे ट्रैफिक रुकता नहीं था, तेज़ी से वहाँ से निकल जाता था. ये 2 लाइन्स में जो इम्पॉर्टेंट है इज़ द लाइन वेयर द ट्रैफिक स्पेड मतलब इन स्पीड, तेज़ी से निकल जाना. ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल
who are the owners of the roadside stand. A roadside stand that too pathetically pled. Pathetically pled मतलब वो भीख मांग रहा था. Pled मतलब भीख मांगना. Pathetically मतलब बड़ी उसकी गरीब बहुत भयंकर हालत थी. अब ये स्टैंड की भयंकर हालत थी कि वो जो ओनर्स थे उनकी भयंकर हालत थी. ओनर्स. तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? ट्रांसफर. पर्सोनिफिकेशन तो है ही है. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन भी है. पर साउंड इज रिपीटेड. पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज द रोड साइड स्टैंड इज प्लीडिंग. राइट. यहाँ पे पैथेटिकली can also be considered a transferred epithet because it is the owner. Sorry, not. जो poor people हैं. A pathetic condition is of the roadside stand owners, right? Pathetic condition roadside stand की भी है और owners की भी है. तो कहीं ना कहीं से ये transferred epithet का भी झलक देता है. But if there is a choice between personification and transferred epithet, so it is a more of a personification. Okay. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread. It would not be fair. मतलब fair है कि fair नहीं है? नहीं है. It is not fair. What is not fair? What is it pleading for? मतलब लोग सोचते हैं कि वो प्लीड कर रहा है कि हमारे को डोल ऑफ ब्रेड दो. डोल ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड किसको सिंबलाइज कर रहा है? मनी, इनकम, रेगुलर लिविंग के लिए ब्रेड यहाँ पे आमदनी को शो कर रहा है. तो क्या वो अपने दिन के मतलब अपनी लाइफ के खर्चे के लिए पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे डोल ऑफ ब्रेड इज अ मेटोनमी. द लिटरेरी डिवाइस मेटोनमी इज यूज. पहले लिख लो METONOMY. मेटोनमी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ज़रूरी नहीं है कि उसका पार्ट हो. राइट. जैसे पेन है. पेन जब हम बोलते हैं पेन इज माइटियर देन दिस वर्ड, तो पेन का मतलब क्या है? राइटर. क्या पेन राइटर के बॉडी पार्ट का हिस्सा है? नहीं है. बट पेन जुड़ा हुआ है राइटर के साथ. वैसे ही सॉर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है? द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड. तलवार. लड़ाई. तलवार किसके हाथ में होती है? सोल्जर, वॉरियर के हाथ में. क्या वो वॉरियर के बॉडी का पार्ट है? नो. उसका अंग का हिस्सा नहीं है, बट उसके साथ जुड़ा हुआ है. जब कोई चीज़ होती है, जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तब उसको मेटोनमी बोला जाता है. जो सिनेक्डकी होती है ना, वो उसी का पार्ट होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ टुडे गिव मी माई ब्रेड, तो यहाँ पे ब्रेड का मतलब फूड है. ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ फूड, तब वो सिनेक्डकी हो जाएगा लिटरेरी डिवाइस. बट यहाँ पे ब्रेड, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फूड, दे आर आस्किंग फॉर देयर इनकम. पैसे होंगे तो खाना खरीदेंगे. राइट. तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? इट इज मेटोनमी. क्लियर हो गया? नाउ दे से दैट इट इज प्लीडिंग. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. इसका मतलब वो आमदनी के लिए प्लीड नहीं कर रहे हैं. अगर हम फेयरनेस में बात कर रहे, अगर हम लॉजिकल बात कर रहे, तो ये लोग ब्रेड के लिए प्लीड नहीं कर रहे हैं. ये अपनी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं. अगर हमारी रेगुलर आमदनी आती है तो उससे क्या होता है? हम अपने रेगुलर खर्चे पूरे करते हैं. बट अगर हमारे को आईफोन चाहिए, अगर हमारे को लैविश मैरिज चाहिए, अगर हमें ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए, तो हमें अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी. राइट. अब ये रोड साइड स्टैंड वालों को ब्रांडेड आइटम्स नहीं चाहिए, बस थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए जिससे वो कभी कभार
अपनी मन की कर सके, कोई मूवी देखने चले जाएं, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले, वो कुछ एक्स्ट्रा के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। कोई भी इकोनॉमी में अगर पैसा उतने में ही घूमता है तो लोगों में डेवलपमेंट नहीं होती, वो जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं। जब उस इकोनॉमी में नया पैसा आता है तब लोगों की डेवलपमेंट होती है। यू एग्री विद दिस? समझ में आ रहा है आपको? अब उस विलेज में अगर विलेजर्स का ही पैसा घूम रहा है तो जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। यस और नो? यस। अगर उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है तो उनको बाहर से पैसे चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट द रोड साइड स्टैंड ओनर्स आर डिमांडिंग, आर वांटिंग, कि कुछ ये हमसे खरीदे, शहर का पैसा हमारे विलेज में आए तो हमारा रहन सहन भी थोड़ा बेटर हो जाए। क्लियर? दैट इज़ वाई दे आर सेइंग इट इज़ नॉट फेयर टू से। इट इज़ नॉट फेयर टू से मतलब वी डोंट से कि आपके पैसों से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास सर्वाइविंग के लिए हम पैसे कमा लेते हैं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए कि हमारी लाइफ बेटर हो जाए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट। लैंग्वेज लिखने का तरीका आपको मुश्किल लगता है, बट सेंटिमेंट बड़ा सिंपल है। बोलते हैं वो पैसा जो शहर के फूलों को खराब होने से, सिंक मतलब डूब जाना, सिंक होने से, खराब होने से, मुरझाने से बचाता है, बस वो पैसा, थोड़ा सा वो वाला पैसा हमारी तरफ डाइवर्ट कर दो। अगेन इट्स सिंबलाइजिंग, दिस मनी इज सिंबलाइजिंग द एक्स्ट्रा मनी which the city people are wasting in the cities. बोलते आप फूल खरीदते हो, फूल वो मुरझा जाते हैं, वो वाला पैसा जो आप फूल खरीदने में यूज़ करते हो उसमें से बस उसका थोड़ा सा हिस्सा आप हमारी दुकानों पे आके खर्च कर दो तो हमारी भी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्लियर? द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। The polished traffic, which literary device? It is clearly a transferred epithet. Polished, what is यहाँ पे polished word को transfer किया गया है। Who is polished? The people inside the car are polished. Polished मतलब shining. बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छा standard of living है। Right? Traffic is not polished, but the people inside the cars is polished. तो यहाँ पे transferred epithet है, right? The polished traffic passed with the mind ahead. मतलब ये जो लोग थे वो उस रोड साइड स्टैंड के आगे से पास कर रहे थे with the mind ahead. With the mind ahead मतलब बिना पूछे, बिना देखे अपने माइंड अहेड मतलब वो अपने गोल पे फोकस थे, वो अपने फ्यूचर प्लान्स पे फोकस थे। दे डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल थॉट फॉर द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड कि उनके बारे में वो ज़रा सा भी सोचे, उनका ध्यान ही नहीं गया। राइट? दे वर फोकस्ड ऑन देयर ओन गोल्स, ऑन देयर ओन डेस्टिनेशन, ऑन देयर ओन प्लान्स। उनको कोई लेना देना नहीं था विद द पीपल हु वर एट द रोड साइड स्टैंड। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट मतलब भूले चुके कभी उनको याद भी आ गई होगी ये रोड साइड स्टैंड वालों की। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब वो गुस्से हुए, वो इन लोगों के बारे में सोच के गुस्से हुए। गुस्से क्यों हुए? बिकॉज उनको लगता था कि ये रोड साइड स्टैंड ने लैंडस्केप को मार कर दिया। मार कर दिया मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय। अगर खूबसूरत माउंटेन सीन के आगे आप टूटा फूटा सा कुछ बना दोगे तो यही लगेगा ना कि वो पूरे सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या बीच में गंद बना दिया। तो दे वर एंग्री विद द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड फॉर क्रिएटिंग समथिंग सो अगली इन फ्रंट ऑफ सच ब्यूटिफुल सीनरी। मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, जो रोड साइड स्टैंड पे पेंट हुआ था वो इतना गंदा जॉब ऑफ पेंटिंग था कि आपको वुड, आपको स्प्लिंटर्स, हर चीज़ नज़र आ रही थी। सो दे वर एंग्री विद द हॉरिबल स्ट्रक्चर क्रिएटेड, विद द वे दैट इट वाज पेंटेड। और कहीं कहीं पे तो जो डायरेक्शन के साइंस थे, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताते हुए जो साइंस थे वो भी गलत दिशाओं में मुड़े हुए थे।
अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो 1874 से 1963 का पोएट है। 1963 तक नॉर्मली लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स, कंपास और ये चीज़ें कार में नहीं होती थी नेविगेशन के लिए। हर जगह पे रूट्स बनाए जाते थे कि दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। अगर वो ही डायरेक्शंस गलत दिशा में होंगे, विल द पर्सन बी एबल टू रीच हिज डेस्टिनेशन? वो रास्ता भटक जाएंगे। तो उनको जो ये पॉलिश ट्रैफिक में लोग पास कर रहे थे, ये जो सिटी पीपल थे, ये रोड साइड स्टैंड से 3 बातों के लिए नाराज़ थे। कौन सी 3 बातें? फर्स्ट, जो पेंटिंग थी रोड साइड स्टैंड की, वो बहुत हॉरिबल पेंटिंग हुई हुई थी, उसको अच्छे से पेंट नहीं किया गया था। सेकेंड, ब्यूटी खराब कर दी थी विद दैट हॉरिबल स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर इतना गंदा था, इतना अगली था कि लैंडस्केप को उन्होंने खराब किया था। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? इनएप्रोप्रिएट साइन साइन जो डायरेक्शन के साइन से नॉर्थ एंड साउथ, वो गलत पॉइंट कर रहे थे। मतलब द सिटी पीपल वर अनॉयड बिकॉज दे वर एट एन इनकन्वीनियंस। उनको इनकन्वीनियंस हो रहा था, इसलिए उनको रोड साइड स्टैंड वालों पे गुस्सा आता था, तरस नहीं आता था। अब ये रोड साइड स्टैंड वाले क्या ऑफर कर रहे थे? they offered for sale wild berries in wooden quoits. Quoits is again पन तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये किसी चीज़ को emphasize नहीं कर रहा है, but quoits यहाँ पे it means 2 things. One is it's a measuring unit and second is a wooden box. Wooden boxes होते थे, quoits is a box. तो वो बॉक्स के अंदर उन्होंने क्वार्ट्स मेजरिंग यूनिट के जितना वेट भरा हुआ था फ्रूट का, और उसके अंदर उन्होंने वाइल्ड बेरीज, शतूत हो गया, ब्लैकबेरीज हो गई, कुछ भी इस तरह के करौंदे वगैरह हो गया, तो वो सब उसके अंदर भर के वो बेच रहे थे अकॉर्डिंग टू द वेट। उनके पास और क्या क्या चीज़ें थी बेचने के लिए? क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स। स्क्वाश is a fruit which it's a vegetable which resembles the pumpkin, right? येलो कलर का होता है और उसकी अजीब अजीब सी शेप होती है, इसीलिए उसको क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश बोला गया है। गोल्डन रिफर्स टू द येलो कलर। एंड थर्ड जो चीज़ वो वहाँ पे भेज रहे थे, सिल्वर वॉट्स। कई पम्पकिन की जैसे ना तोरियाँ होती हैं, राइट? उसके ऊपर सिल्वर कलर की लाइन बनी हुई होती है। तो वो वेजिटेबल्स, ऐसी भी वेजिटेबल्स थी जिनके ऊपर वो सिल्वर कलर की लाइंस बनी हुई थी। सो दे वर ऑल्सो सेलिंग दोज वेजिटेबल्स। एंड at the end of the day what they were offering was also beauty rest in a beautiful mountain scene. अगर आप यहाँ पे आके रुकोगे तो आप 2 मिनट के लिए जो हमारे रोड साइड स्टैंड के पीछे जो माउंटेन सीन की ब्यूटी है, हम वो भी आपको ऑफर कर रहे हैं। टू एन्जॉय द ब्यूटी यू कैन स्टॉप एट द स्टैंड, एन्जॉय द ब्यूटी, लुक एट द वेजिटेबल्स, इफ यू लाइक इट देन यू मे बाय इट। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट दे वर ऑफरिंग. First is wild berries, second is golden squash, third is silver worts, vegetables with silver worts, and fourth is beautiful mountain scene. Clear? बट अब उनको गुस्सा आ जाता है कि हम इतनी मिन्नतें कर रहे हैं और उसके बावजूद तुम हमारी बात नहीं सुन रहे. यू हैव द मनी, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग. बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपनी धोस मत जमाओ, इतना अकड़ मत दिखाओ. पैसे हैं तो अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए. अब उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. तो वो क्यों बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए? गुस्से में बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेबस है, हेल्पलेस है ना. जब हम हेल्पलेस होते हैं तो हमारी हेल्पलेसनेस गुस्से में फूटती है. जब हम अपनी गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम हेल्पलेस होकर चिल्ला पड़ते हैं. तो वो हेल्पलेस होके चिल्ला रहे हैं, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, हमें नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ. क्लियर? अब पोएट अपनी कहानी बताता है. अब तक उसने रोड साइड स्टैंड के फीलिंग्स के बारे में बोला
कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। अब पोएट अपने ऊपर आ जाता है। वाई द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। माई मीन्स द पोएट, राइट? माई इज रिफरिंग टू द पोएट। बोलते हैं मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि ये रोड साइड स्टैंड ने सीनरी को खराब किया है। मेरा दुख ये है कि उन्होंने जो विश्वास किया, सो मच एज इज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। उन्होंने ये विश्वास किया, ये उम्मीद लगाया था कि विलेज सिटी पीपल उनके बारे में सोचेंगे, उनकी मदद करेंगे। उनको इस बात की उम्मीद थी, और ये उम्मीद जो टूटती है, मेरा दुख ये टूटती हुई उम्मीदें हैं। सीनरी खराब हुई ये मेरा दुख नहीं है, बट विलेजर्स की जो टूटी उम्मीदें हैं वो मेरा दुख का मेन कारण है। So much as is trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. ये आपस में सारी लाइंस जोड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने उनको इकट्ठे पढ़ा है। अब पोएट है ना, क्लैरिफाई कर रहा है, बोलते हैं नॉट ओनली द रोड साइड स्टैंड बट मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। हम शहर से दूर अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं और सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं। अब वो अपना ट्रस्टिंग सॉरो को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज ट्रस्टिंग सॉरो। ये 4 लाइंस वो ट्रस्टिंग सॉरो को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने शहर से दूर एक रोड साइड स्टैंड बनाया है और सिर्फ इतनी उम्मीद लगाई है कि थोड़ा सा शहर का पैसा जो है वो हमारे हाथों में आएगा और हमें एक ऐसी लाइफ देगा जो पिक्चर्स में, मूविंग पिक्चर्स में दिखाई जाती है। मूविंग पिक्चर्स में कैसी लाइफ दिखाई जाती है? हंसते हुए, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, कभी घूमने का मन किया तो घूमने चले गए। हमने तो वो लाइफ देखी ही नहीं है, बट अगर थोड़ा सिटी मनी आएगा तो शायद हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय अपनी लाइफ में कर लेंगे। तो हमें तो बस वो थोड़ा सा पैसा चाहिए। हम आपसे आपका जायदाद, आपके वेल्थ नहीं मांग रहे हैं। जस्ट जो पैसे आप फूल खरीदने में वेस्ट करते हो, वो पैसे थोड़े से हमारे ऊपर खर्च कर दो, राइट? और ये पैसे अगर हमारे हाथ में आएंगे तो क्या होएगा? टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। बीइंग एक्सपैंड का मतलब है हमारी जो आत्मा है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हो सकता है उनको थोड़ी उड़ान मिल जाए, थोड़ी हवा लग जाए, थोड़ा वो ज़िंदगी को हम जी ले और हमारी सोच, हमारी इंटेलेक्ट बढ़ जाए। हम जितना ज़्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं उतनी हम वाइज बनते हैं। तो बीइंग एक्सपैंड मतलब हमारे होराइजन्स वाइडन होंगे, हमारी सोच बढ़ेगी। अगर हम भी दुनिया को देखेंगे तो हमें भी दुनियादारी के बारे में, दुनिया की सोच के बारे में पता चलेगा। And give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. बोलते हैं कि जो पार्टी आती है पावर में, वो हमें प्रॉमिस तो करती है कि वो हमें ये लाइफ देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं और उनके सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे से हमारी आमदनी छीनने में ज़्यादा यूज़ होते हैं rather than giving us a better life, right? तो जो पार्टी इन पावर है वही हमारी दुश्मन है, वही हमसे हमारे ड्रीम्स को छीन रही है। तो इसीलिए मुझे इस बात का दुख है। सीनरी खराब हुई इस बात का दुख नहीं है, बट हमारी जो उम्मीदें टूटी जो हमने आपसे लगाई थी, चाहे वो सिटी पीपल थे या वो पार्टी इन पावर थी, उनसे जो हमने उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें टूटी, मुझे उस बात का दुख है। ये पोएट की अपनी सोच है। समझ में आया? वो बोलता है कि रोड साइड स्टैंड ओनर्स का ये प्रॉब्लम है, बट मेरी ये प्रॉब्लम है कि उनकी उम्मीद हर बार टूटती है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? ओके। अब नाउ ही इज जंपिंग। अब ये पार्टी इन पावर के ऊपर वो नेक्स्ट स्टैंजा पूरा फोकस्ड हो जाता है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. It is in the news. It is in the news मतलब
न्यूज़ में, अखबारों में ये बात उड़ उड़ के आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जहाँ पे ये जो रोड साइड स्टैंड ओनर्स हैं जो दूर दूर रहते हैं, आपको पता है ना माउंटेन्स में कितना फासला होता है, तो इन सबको इकट्ठे करके मेन विलेज में लाया जाएगा. दे आर टू बी बॉट आउट. इनका जो लैंड है, जो बिखरा हुआ लैंड है, जिनकी इनको वैल्यू नहीं मिल रही है, उनके अगेंस्ट इनको पैसे दिए जाएंगे और इनको विलेजेस के पास लेके जाया जाएगा. विलेजेस के पास इनको क्या मिलेगा? थिएटर एंड द स्टोर. स्टोर मतलब नहीं बेटा जी, you have to think about 1920s, 1910, 1925 जब ये पोएम लिखी हुई होगी, उस टाइम पे ब्रेड मार्केट में नहीं मिलती थी, आपको घर बनानी पड़ती थी. नहाने का साबुन आपको घर बनाना पड़ता था, कपड़े धोने के लिए साबुन घर बनाना पड़ता था, हर चीज़ आपको हाथों से करनी पड़ती थी. ब्लेंडर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, कुछ भी नहीं होता था, राइट. अब स्टोर में जो इतने दूर दूर पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए तो स्टोर्स एक्सेसिबल नहीं थे, है ना. कुछ भी पेस्ट्री लेना है, केक लेना है, कुछ भी लेना है, या तो खुद बनाओ और गो विदाउट. बट अगर विलेज में आ जाएंगे तो स्टोर होगा तो हो सकता है ब्रेड मिल जाए, हो सकता है केक मिल जाए, हो सकता है मफिन मिल जाए, है ना. हर चीज़, साबुन हो सकता है मिल जाए. उनको हर चीज़ में इतनी मेहनत ना करनी पड़े. अंडरस्टैंड. उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी, कैंडल भी खुद बनाना पड़ता था. बीज वैक्स होता है ना, जो बी कॉम्स, हनी कॉम्स होते हैं, उनको हनी कॉम्स को हनी निकाल के जो बाकी की वैक्स बचती थी उससे वो कैंडल्स भी बनाते थे. तो अगर स्टोर उनके पास होगा तो ज़रूरत की चीज़ें वो कभी कभार खरीद भी सकते हैं. अगर हमने उनका लैंड खरीद दिया तो इनके पास पैसे आएंगे और विलेज में रह रहे होंगे तो वो पैसे खर्च कर पाएंगे. ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये समझो. यहाँ पे मतलब इट इज़ द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट. विलेज में आएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, उनके पास अपना लैंड बेच के काफ़ी पैसा मिलेगा. ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है. बुरी क्यों है? वेरी गुड. ज़मीन बेच दिया जिसमें वो फल पौधे उगाते थे, अपनी आमदनी चलाते थे, तो उनका इनकम कहाँ से होगा? वो तो फिर पॉलिटिशियंस के हाथों के वो पपेट्स बन जाएंगे, है ना. अल्टीमेटली जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे जो उनको लैंड के लिए मिली है, तो वो जिएंगे कैसे? अभी तो उनके हाथ में पैसा आ गया, वो स्टोर से जाके जो मर्जी खरीद ले. जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब क्या होगा? प्रॉब्लम. अंडरस्टूड द प्रॉब्लम व्हाट इज़ हैपनिंग. तो बोलता है कि ये तो न्यूज़ में आ गया है कि हमारे ज़मीन को ख़रीदा जाएगा और हमें विलेज में लेकर आया जाएगा जहाँ पे स्टोर्स होंगे, थिएटर होगा, और हमें खुद के लिए वी वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर. इसका मतलब हमारे को खुद के लिए मतलब इतनी जद्दोजहद, इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट लाइन देखो, उसमें समझ में आता है द कॉन्स ऑफ सेलिंग द लैंड. जो हम बोलते हैं ना, अच्छा तो ये है कि पैसे मिलेंगे, बुरा क्या है? अब वो नेक्स्ट 4 लाइन्स में आता है. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. ये है कॉन्स, ये है वो प्रॉब्लम एरियाज जो ज़मीन बेचने से आएंगे. ग्रीडी गुड डूअर्स कौन सा लिटरी डिवाइस है? और ऑक्सीमोरॉन क्यों है? ग्रीडी होता है लालची. गुड डूअर्स कौन होते हैं? जो अच्छा काम करते हैं. अच्छा, लालची भी है और अच्छा काम भी करते हैं, ऑपोजिट हो गया. बट पॉलिटिशियंस हैं, वो अच्छा काम करने के बहाने अपनी जेबें भरते हैं. यस और नो? सो दे आर ग्रीडी गुड डूअर्स. बेनिफिशिएंट बीस्ट में ऑक्सीमोरॉन है.
बेनिफिशेंट का मतलब, बेनिफिशेंट होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी किसी तरह से मदद करते हैं। और बीस्ट कौन होता है? जानवर। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। जानवर कभी भी इंसान का दोस्त नहीं होता है। तो एक तो वो हमारी मदद करते हैं, एक तरफ से बेनिफिशेंट होके वो हमारी मदद करते हैं, और बीस्ट बनके वो हमारे को कच्चा चबा जाते हैं, राइट? जानवरों की तरह हमारे को खा जाते हैं। बीस्ट का मतलब यहाँ पे काउ डॉग नहीं है। बीस्ट मीन्स टाइगर और लायन, द कार्निवरस एनिमल्स, जो फ्लैश को नोच नोच के खाते हैं, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ बीस्ट। बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे मतलब एक तरफ हमारा भला कर रहे हैं, दे आर बीइंग बेनिफिशियल टू अस, एंड दूसरी तरफ ये लोग हमारे को नोच नोच के खाते हैं। सो देर इज बोथ ऑक्सीमोरॉन एंड alliteration in both the sense, greedy good doers and beneficent beast. Swarm over their lives. Swarming word कहाँ से आया है? Who swarms? Bees. मधुमक्खी के छत्ते को अगर आप पत्थर मारते हो तो बीस क्या करेंगी आपके ऊपर? अटैक। गोल 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 घूम के अटैक करेंगी। यस, वो जो मंडराना होता है उसका टर्म है स्वॉर्म। ये जो पॉलिटिशियंस है ये हमारी जिंदगी को अकेला छोड़ देते हैं कि हमारे सर पे मंडराते रहते हैं वोट के लिए। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स मतलब थोपते हैं हमारे ऊपर बेनिफिट्स। अब आप सरकार आई है पंजाब में, लुधियाना में, ये हमें क्या बेनिफिट दे रही है? कुछ भी नहीं। उन्होंने 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया है, वाटर सप्लाई फ्री किया है। क्या ये एक्चुअल में बेनिफिट है? No. सोच के देखो। No. क्यों नहीं? वोट्स के लिए है, बट हमें किस चीज़ की आदत डाल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रिसिटी की। पहले जब हम पैसे देते थे तो हम केयरफुल होते थे कि कोई एक्स्ट्रा लाइट ना चले, कोई एक्स्ट्रा पंखा ना चले, क्योंकि हमें वो पैसे चुभते थे। अब हमें लगता है 300 यूनिट फ्री है, छोड़ यार क्या फ़र्क पड़ता है। यस और नो? तो हमें एक आदत डाल रहे हैं वेस्टेज की, हमें एक आदत डाल रहे हैं फ्री में खाना खाने की। बेगर कभी भी काम क्यों नहीं करता है? गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि बेगर को पैसे ना दो? उसको फ्री में आदत पड़ गई है भीख मांग के कमाने की। वो अपनी डिग्निटी भूल चुका है। द रैट ट्रैप सेलर डिग्निटी भूल चुके हैं। आदत पड़ गई है कि फ्री फंडे में जो मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है। क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आया? स्वार्म ओवर द लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब आप लोग अपनी कहानी ले लो। पूरे साल में पढ़ा नहीं, ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ, राइट? रीनू मैम एक्स्ट्रा क्लास की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। जो तो सिंसियर बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे आने जाने का टाइम बच जाएगा, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं? बस एक लेक्चर सुन लो, पूरी साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक लेक्चर सुनने से आप में वो स्किल आ जाएगा जो पूरी साल मेहनत करने से आता? नो। कई बच्चे ऐसे भी होंगे, छोड़ यार इतना तुम लेक्चर सुनने में टाइम लगा रहे हो, स्लिप्स ले जाओ, सामने वाले से बैठे हुए का आंसर कॉपी कर लो। जिसको चीटिंग की आदत पड़ जाए, जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसका दिमाग उसको क्या बोलेगा? छोड़ यार क्यों इतनी मेहनत कर रहा है पर्ची बनाने। डू यू अंडरस्टैंड? जब आपको एक काम की आदत पड़ जाए, जब आपको एक इजी लाइफ की आदत पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है। अब अपने स्कूल का भी एग्जाम्पल ले लो। लिफ्ट थी पहले? नहीं थी। सारे टीचर सारे बच्चे आराम से आते थे? यस। अब लिफ्ट है तो अब सबको आदत पड़ गई है, छोड़ यार 3 फ्लोर से कौन रैंप चढ़ के जाएगा, लेट्स टेक द लिफ्ट। सो इवन वी आर यूज्ड टू दैट इजी लाइफ। वो आदत छूट गई मेहनत करने की। यस और नो? और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि बुरा है? बुरा है। क्यों? बिकॉज हमें रैंप से चढ़ के आने में जो हमारी एक्सरसाइज होती थी, अब वो एक्सरसाइज भी बंद हो गई। टीचिंग जॉब कोई फिजिकल जॉब नहीं है, इट्स अ मेंटल जॉब, है ना?
टीचर्स को फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मिलती है, तो रैम से चढ़ के आना, रैम से उतरना वॉज अ फिजिकल एक्सरसाइज। बट धीरे धीरे अभी तो बड़ा आराम मिल रहा है, लेग्स नहीं दर्द हो रही, बट आगे चल के हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इट इज़ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट तो है बट उसने हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं किया है, वो लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। क्लियर? that are calculated to suit them out of their wits। इतना उनको आराम देंगे कि वो अपनी समझ बुझ को खो देंगे, उनको उस आराम की इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो दिन में सोया करेंगे, और क्योंकि वो दिन में सो गए हैं तो वो रात को नहीं सोएंगे। हमारा एंशिएंट मेथड क्या था लाइफ का? हम दिन में क्या करते थे? काम करते हैं और रात को थक हार के हम सो जाते थे। अब हम दिन में काम नहीं कर रहे हैं, दिन में हम आराम कर रहे हैं, तो रात को हमें नींद आएगी नहीं। और फिर हमारा जो एंशिएंट वे सोने का तरीका था वो डिस्टर्ब हो गया, ये ना, हम उल्लू बन गए हैं। अब हम रात को जागते हैं और हम दिन में सोते हैं। व्हाट आशीष? कैरेट डॉग बन गए हैं। नहीं, उल्लू का है। बेसिकली इट इज़ वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर ओन सेल्स। पे अटेंशन, छोड़ दो हम क्या बन गए हैं, छोड़ दो। हमने अपना एक्चुअल तरीका जीने का जो है उसको ख़राब कर दिया। हम काम करने की बजाय आराम करते हैं, और जब आराम का समय आता है तब हमें नींद नहीं आती, और हमने अपनी लाइफ को, हमने अपनी आमदनी को, हमने अपने सोच समझ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। Now he goes on to the effect of this pain। वो बोलता है कि ये रोड साइड ड्वेलर्स का जो पेन है वो, the poet is talking about the effect of this pain on him। उसके ऊपर ये रोड साइड स्टैंड के ओनर्स का जो दर्द है उसका उस पर क्या असर होता। रोड साइड स्टैंड वालों को दुख तो है ना, वो उनकी तकलीफ़ है, बट उनकी हालत देके, उनकी तकलीफ़ देके रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे क्या गुज़रती है। अब ये पैराग्राफ उसके बारे में, ये स्टैंजा उसके बारे में आपको बता रहा है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। आई ओवर हियर इज़ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बोलता है कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे से ये बर्दाश्त ही नहीं होगा, सहनशीलता के बियॉन्ड है, इतना सब मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। The thought of so much childish longing in vain। क्या चीज़ बर्दाश्त के बाहर है? जो इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है। इस लॉन्गिंग को चाइल्डिश क्यों बोला गया है? ये लॉन्गिंग को चाइल्डिश क्यों बोला गया है? बच्चा बोलता है माँ को कि मुझे तो मून चाहिए। कृष्ण जी ने बोला था ना यशोदा मैया को कि मुझे तो मून चाहिए, तब यशोदा मैया ने उसको प्लेट में पानी डाल के, मक्खन डाल के दिया था कि ये ले मून आ गया, ले ले। यस, इसको चाइल्डिश क्यों बोला जाता है? इट्स अ डिज़ायर, अ लॉन्गिंग जो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्यों पूरी नहीं हो सकती? क्योंकि हम इंसानों को दूसरे इंसानों के बारे में सोचने पे मजबूर नहीं कर सकते। हम इंसान में इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते। इंसान में सब कुछ है, इंसानियत नहीं है। हर इंसान सेल्फिश है, और इसीलिए उनकी जो सोच है, उनका जो डिज़ायर है कि सिटी पीपल उनकी मदद करेंगे, ये एक चाइल्डिश डिज़ायर है, कभी ना पूरी होने वाली डिज़ायर है। कभी भी कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। हम तब मदद करते हैं जब हमारे को उसमें कोई बेनिफिट होता है। तो तुम जो उम्मीद लगा रहे हो सिटी पीपल से कि वो आके तुम्हारी मदद करेंगे, ये एक बेवकूफ़ी वाली डिज़ायर है, और इसी को चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला गया है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, दिस सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सैडनेस दैट लर्क्स, विच लिटरेरी डिवाइस? पर्सोनिफिकेशन। सैडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है जिसको हम ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है मंडराना, छुप छुप के। यस, छुपा हो, छुप छुप के अपना झलक दिखाना, उसको लर्किंग बोला जाता है।
बोलते हैं कि आप लोगों के अंदर इतना सैडनेस छुपा हुआ है, राइट? सैडनेस इज लर्किंग, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। रोड साइड स्टैंड के ओनर्स है ना, विंडो से बार बार झांक के देखते हैं। जैसी गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो बाहर खिड़की से देखते हैं कि शायद अब कोई रुकेगा, शायद अब कोई प्राइस पूछने आएगा, शायद कोई हमारे से कोई चीज़ देख कर जाएगा, खरीद के जाएगा। तो ये डिज़ायर, लॉन्गिंग जो है ये चाइल्डिश है, वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं पूछेंगे, राइट? The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. वो हर पल एक ही प्रेयर कर रहे हैं। क्या प्रेयर कर रहे हैं? Someone stops, someone inquires their prices for the squeal of brakes. Squeal of brakes मतलब? ब्रेक का लगना। ब्रेक का साउंड, राइट? सो स्क्वीलिंग इज ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया लिटरेरी डिवाइस, जब कोई वर्ड किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है, राइट, तो उसको हम ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। प्लीज़ याद रखना इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली कुछ और है, इट इज़ ओनमेटोपिया, बट स्पेलिंग्स याद रखने के लिए आई प्रोनाउंस इट एज ऑनोमेटोपिया। इसके स्पेलिंग्स नोट डाउन कर लो, ONOMATOPOEIA, onomatopoeia. Squealing is a sound. She put the book down with a thud. Thud is a sound. It's not a word, it's a sound. तो ये जो sound words होते हैं इनको बोला जाता है onomatopoeia. So they are waiting for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. Of all the thousand selfish cars that pass. Selfish cars, which literary device? मेटाफर। कौन सा? Selfish, yes, transferred epithet. Cars are not selfish. Who is selfish? पीपल। The people who are driving the car. तो people से ट्रांसफर होके वो कार के ऊपर आ गया है। कार बेटे थाउजेंड्स में हाइपरबली है, 1000 वर्ड में हाइपरबली है, सेल्फिश कार में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। हर वर्ड में एक अलग लिटरेरी डिवाइस है। थाउजेंड्स क्यों हाइपरबली है? हाइपरबली का मतलब होता है एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस। हज़ारों गाड़ियाँ वहाँ से नहीं गुजर रही है, मे बी एक दिन में 10-20 गाड़ियाँ गुजरती होंगी, बट रोड साइड स्टैंड वालों के लिए वो 10-20 गाड़ियाँ भी हज़ारों गाड़ियों के बराबर है। तो इन्होंने हाइपरबली यूज़ किया है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर। जो हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, काश बस एक रुक जाए, एक की हमारे को रुकने की आवाज़ आ जाए, बस एक गाड़ी रुक के हमसे ये तो पूछ ले कि ये जो चीज़ें हम बेच रहे हैं इसके प्राइस क्या है, इसका दाम क्या है। एंड वन डिड स्टॉप, वंडर ऑफ वंडर्स, एक गाड़ी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप ग्रास मतलब वहाँ पे वो ग्रास को उखाड़ के चली गई। वो इतने स्पीड में गई वहाँ से, मतलब वहाँ पे आके रुकी, टर्न लिया, तो उस टर्न लेने में वहाँ से सिर्फ ग्रास उखड़ी। उन्होंने हमसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस के बारे में नहीं पूछा। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक रुकी बट उन्होंने हमारे यार्ड को, यार्ड मतलब जो एरिया होता है, जो हमारा ग्राउंड होता है, उसमें सिर्फ टर्न अराउंड करने के लिए, राइट। एंड अनदर स्टॉप्ड टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। एक और गाड़ी रुकी बट उन्होंने हमसे क्या पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। सब सेल्फिश थे, किसी ने भी हमसे इतना नहीं पूछा कि आप जो चीज़ें बेच रहे हो उनका दाम क्या है। Then it's talking about a third car which stopped and another to ask, could they sell it a gallon of gas? बोलते एक गाड़ी तो रुकी और उसने पूछा कि आपके पास गैस है। गैस ओवर हियर मीन्स पेट्रोल, राइट। अमेरिका में पेट्रोल को गैस बोला जाता है। एक तो रुकी पूछने के लिए कि आपके पास गैलन ऑफ पेट्रोल है। गैलन इज द मेजरिंग वेट। और अब पोएट गुस्से से बोल रहा है, they couldn't, they had none, didn't it see?
विलेजर्स को भी ये बात सुन के गुस्सा आया और पोएट को भी आया कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि हम यहाँ पे वेजिटेबल लैंड प्रोड्यूस बेच रहे हैं, लैंड से उगाई हुई चीज़ें बेच रहे हैं, हमारे पास कहाँ से इतने पैसे होंगे कि हम गैस को वहाँ पे रखें तुम्हारी यूजेज के लिए। विद दिस पार्ट इज ओवर। अब हम आ जाते हैं कि पोएट अब क्या करना चाहता है। फर्स्ट पार्ट में था पोएट क्या महसूस करता है विलेजर्स के दुख से। अब लास्ट पार्ट आ जाता है कि पोएट इसके कारण क्या करना चाहता है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। इन कंट्री मनी का मतलब होता है जो विलेजेस में पैसा है, राइट? उतने पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब जो कंट्री मतलब यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे कंट्री मतलब हमारा कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस विलेज को भी कंट्री कहते हैं अमेरिका में। कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब उस कंट्री को अगर गेन करना है, प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी उनको रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कभी नहीं मिला है। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है, स्पिरिट का मतलब होता है योर फीलिंग ऑफ जॉय, राइट? लिफ्टिंग ऑफ स्पिरिट होता है कि आपके अंदर खुशी आए। जब आपकी स्पिरिट्स लो होती हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उदास हो। जब आपकी स्पिरिट्स हाई होती हैं तो इसका मतलब होता है आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो, आप खुश हो। तो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब आपकी खुशियाँ आना आपकी ज़िंदगी में। वो बोलते हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो कभी इनको हैज़ नेवर बीन फाउंड, इनको कभी वो खुशी मिली ही नहीं है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि उनके पास उतना गेन, कंट्री स्केल ऑफ गेन तक उनके विलेज में कभी वो प्रोग्रेस आया ही नहीं है। वो जहाँ थे वो वहीं है, तो इनको कभी भी खुशी नहीं मिली है। सिंपल। अगर ये दो लाइंस को आपको समराइज करना है तो इतना बोलना है कि द विलेज हैज़ नेवर सीन प्रोग्रेस एंड देयरफॉर इट हैज़ नेवर बीन एबल टू एंजॉय लाइफ। देयर हैज़ नेवर बीन मच हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। अब यहाँ पे पोएट जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या वो कभी भी खुश नहीं हुए हैं? हम अक्सर बोलते हैं मुझे तो ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली, बट क्या वाकई हमें ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली है? छोटी मोटी बातें होती हैं जो हम उनसे बहुत खुश होते हैं, बट हम उसको पैसों के साथ जब तुलना करते हैं तो वो चीज़ें फीकी पड़ जाती है ना? एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को टेडी बेयर ला के दे रहा है और वो उसको लिंट चॉकलेट्स का डब्बा ला के दे रहा है, और दूसरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को एक रेड रोज़ ला के दिया, राइट? तो जिसको रेड रोज़ मिलेगा वो बोलेगा काश मुझे भी वो बड़ा वाला टेडी बेयर मिल जाता, या काश मुझे भी लिंट चॉकलेट्स का डब्बा मिल जाता, है ना? बट उसको जो रोज़ मिला है उसके लिए उसकी अहमियत ही नहीं है, जबकि वो भी इम्पॉर्टेंट था। इट वॉज ऑल्सो मेंट एज अ फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। तो वो क्वेश्चन कर रहा है, और सो में एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ऐसा ये कहते हैं, बट क्या ये वाकई इनको कोई खुशी नहीं मिली? और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। अब वो बोलता है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। बोलता है मेरा कभी कभी मन होता है कि मैं तलवार उठाऊं और बस एक ही बार चलाऊं, एक ही बार नाइफ चलाऊं और एक ही स्ट्रोक में इनकी गर्दन काट दूं, और अगर ये एक ही बार में मर जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। To put them at one stroke out of their pain. How does pain end? When you die, right? Do you think death is the answer to all problems? No. कोई जितनी मर्जी गरीबी हालत में हो, अगर उसको बोले कि चला हम मर जाते हैं, तो बोलेगा दफा हो, तू मर, मैं क्यों मरूं, राइट? कोई कितनी भी पेन में हो बट मरना पसंद नहीं करता, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain.
And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. बोलते हैं अगले दिन जब मुझे समझ आती है, अकल आती है, जब मैं अपने दुख से बाहर निकलता हूँ, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि अगर आप में से कोई मेरे पास आएगा और बोलेगा कि चल तेरी तकलीफ़ को मैं तुझे मार के ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा. उससे मुझे रियलाइज़ होता है कि ये विलेजर्स की लाइफ में प्रॉब्लम तो होगी, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. They must have had some happiness, not necessarily like the ones that I want to say. So with this we come to the end of the poem. I have discussed most of the literary devices with you while discussing the poem. Now do you have any questions to ask? No. किसी को कुछ पूछना है? पोएम समझ में आ गई है? रोड साइड स्टैंड सिंपल एक पोएम है, बहुत सिंपल पोएम है. मैं 2 लाइन्स में इसको समअप कर रही हूँ. रोड साइड स्टैंड गरीबों को रिप्रेजेंट करती है, विलेजर्स को रिप्रेजेंट करती है, जो चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा सिटी का एक्स्ट्रा पैसा आ जाए जिससे हमारी लाइफ बेहतर बन जाए. बट जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनकी जो तकलीफ़, उस तकलीफ़ को देखकर जो पोएट की हालत होती है और वो जो सल्यूशन सोचता है, दिस पोएम उस सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट? सो विद दिस आई एम एंडिंग द पोएम. थैंक यू. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक्ड इट. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.